चलो 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 हाँ बेटा हो गया था। लास्ट में हमने समूह एजेंट लिखा था। कुछ सक्रिय एरोमेटिक यौगिक, कुछ मेरा समूह एजेंट में लिखेंगे। कुछ सक्रिय एरोमेटिक यौगिक कुछ सक्रिय एरोमेटिक यौगिक जैसे एनिलिन, फिनॉल, बेटा खुली दे दो, बच्चे आते रहेंगे दिन को जाएंगे वो आप। हाँ दौड़ लगा बेटा, दौड़ लगा, हार्ट अटैक है यार कोई से दिन दौड़ लगा। सक्रिय एरोमेटिक यौगिक जैसे एनिलिन, फिनॉल आदि समूह HNO3 की उपस्थिति में नाइट्रीकरण प्रदर्शित करती है। इन यौगिकों के लिए सांद्र HNO3 का उपयोग नहीं किया जा सकता। सांद्र HNO3 का उपयोग नहीं किया जा सकता। क्योंकि नंबर की पहला सांद्र HNO3 की उपस्थिति में इन यौगिकों का ऑक्सीकरण हो जाता है। नंबर 2, यदि यौगिकों का ऑक्सीकरण नहीं होता है, तो भी सांद्र HNO3 की उपस्थिति में पॉलीनाइट्रो यौगिकों का निर्माण होता है। पॉलीनाइट्रो यौगिकों का निर्माण होता है। देखो आप लोग फिनॉल की हम रिएक्शन किससे करें हैं? सांद्र HNO3
हमने ये फिनॉल ले लिया भैया, इसकी रिएक्शन हमने किससे करनी, सांद्र HNO3। तो क्या होगा, सांद्र HNO3 इसमें पॉलीनाइट्रो यौगिक बना देगा, यानी कि ऑर्थो, पैरा और तो ये बेटा नहीं है, तीनों रिएक्शन करेंगे, तीनों H निकलेंगे और क्लियर भाई। तो ये क्या बन गया यहाँ पर, पिक्रिक अम्ल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल। क्लियर। तो अब यहाँ पर सांद्र लिया है तो पॉली बन गया, लेकिन यदि हम इसमें तनु लेते तो क्या होगा, या तो ऑर्थो पर होगी रिएक्शन या कहाँ होगी, पैरा। तो आपसे यही कहा गया है कि जो सक्रिय एरोमेटिक यौगिक, ठीक है भाई, जो सक्रिय क्या है, एरोमेटिक यौगिक, उनकी रिएक्शन हम यदि तनु HNO3 से कराएंगे तो ही बेटर है। सांद्र की उपस्थिति में या तो उनका ऑक्सीकरण हो जाता है या फिर वो पॉलीनाइट्रो यौगिकों का निर्माण। बात क्लियर होगी भैया, लिख रहे हैं दोनों एग्जांपल्स को समझ में। हाँ, एक चीज और, सक्रिय एरोमेटिक यौगिकों से मतलब आपने दो प्रकार के समूह पढ़े थे भूतकालीन अवस्था में, एक +R समूह और एक -R। +R समूह जो बेंजीन वलय की क्रियाशीलता को बढ़ा दे और -R जो बेंजीन वलय की क्रियाशीलता को कम करे। तो जब उनकी क्रियाशीलता बढ़ा दी जाती है तो उन यौगिकों को हम क्या कहते हैं, सक्रिय एरोमेटिक। ठीक है, सामान्यतः जिन पर +R समूह उपस्थित है वो सक्रिय यौगिक है। तो लिख लेंगे तो जल्दी याद करके आ जाओ बेटा, हैं? ठीक है बेटा, ठीक है, नोट लेंगे। देखिए, तनु HNO3 की उपस्थिति में, तनु HNO3 की उपस्थिति में सीधे नाइट्रीकरण नहीं होता, उपस्थिति में भी सीधे नाइट्रीकरण नहीं होता। सीधे नाइट्रीकरण नहीं होता। पहले नाइट्रोसो यौगिकों का निर्माण होता है। पहले
नाइट्रोसो यौगिकों का निर्माण होता है जिनके ऑक्सीकरण से नाइट्रो यौगिक बनता है। ठीक है भैया, वास्तविकता में जब हम क्रियाशील की बात करें तो पहले एंडो है, फिर उसका ऑक्सीकरण होता है नाइट्रिक अम्ल से और वो क्या बन जाता है। नेक्स्ट लिखना, कितनी हो गई नाइट्रिक कारक मिश्रण, नाइट्रिक कारक 4 हो गए। अगला लिखना 5 चौथा 4 हो गए। अगला लिखें एसिटिक नाइट्रेट, एसिटिक नाइट्रेट यह एक दुर्बल नाइट्रिक कारक, दुर्बल नाइट्रिक कारक है। नाइट्रिक कारक है, इसके द्वारा एरोमेटिक वलय में केवल एक नाइट्रोस समूह प्रवेशित किया जा सकता है। हाँ जी, एसिटिक नाइट्रेट क्या हो गया, CH3COONO2, ये नाइट्रेट समूह है NO3। जैसी अभिक्रिया होगी यहां से H यहां पहुंचेगा, NO2 समूह यहां, क्या बन गया, बेंजीन रिंग CH3NO प्लस CH3COOH। क्लियर भाई, लिख रहे हैं एसिटिक नाइट्रेट, एसिटिक नाइट्रेट ठीक है भैया। आइए बैठा भाई, आइए नेक्स्ट टॉपिक, ये क्या थे, नाइट्रिक कर्मा। कितनी हो गई, 5 नाइट्रिक कर्मा का आपको लिखा है। ठीक है, पहला कौन सा था, नाइट्रीकरण कर्मा या नाइट्रीकरण, दूसरा शांत एसिड, तीसरा सतुल एसिड, चौथा सतुल एसिड और पांचवा एसिड। चले आगे देखें हम, नाइट्रीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, नाइट्रीकरण
स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक। लिखो पहला पॉइंट ताप का प्रभाव। देखो भैया ध्यान से देखना, इसमें हमने बेंजीन वलय की अभिक्रिया HNO3 से कर दी। ताप कितना ले लिया? 30 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इसी रिएक्शन को 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि कम ताप पर अभिक्रिया होती है 30 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या निकल जाता है? H2O। क्या निकलेगा? मोनोनाइट्रो यौगिक। क्या बनेगा? मोनोनाइट्रो यौगिक। केवल एक NO2 समूह। लेकिन यदि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये अभिक्रिया दो जगहों पर होगी और क्या बन जाएगा? डाइनाइट्रो यौगिक। इस तरह तो क्या होगा? ताप द्वारा निर्धारित होता है कि एरोमेटिक वलय पर कितने NO2 समूह जुड़ेंगे। एक समूह जुड़ेगा या फिर एक से ज्यादा समूह। बात समझ में आएगी? तो लिखें नाइट्रीकरण ताप द्वारा प्रभावित होता है। ताप द्वारा प्रभावित होता है। एरोमेटिक वलय का नाइट्रीकरण, एरोमेटिक वलय का नाइट्रीकरण 30 से 60 डिग्री, 30 से 60 डिग्री, 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराने पर मोनोनाइट्रो यौगिक प्राप्त होता है। मोनोनाइट्रो यौगिक प्राप्त होता है। जबकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, जबकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर डाई नाइट्रो यौगिक प्राप्त। इसको लिख लो भैया, रिएक्शन लिख लेना। बहुत जोर की तो आगे आया तो नाप लेंगे। चले भाई नेक्स्ट बायो
देखिए अगला लेते हैं, अगला पॉइंट, दूसरा पॉइंट लेना नाइट्री कारक की प्रकृति। नाइट्री कारक की प्रकृति, नाइट्री कारक की प्रकृति। देखो भैया पहले समझ लें एक बात, तब हम इसकी बात करते हैं। देखो भाई पहला हम यहाँ पर लेते हैं तनु HNO3। तनु HNO3 से यदि हम अभिक्रिया कराएंगे, दूसरी कंडीशन लेते हैं सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4। तीसरा लेते हैं सधुम HNO3 प्लस सांद्र H2SO। तीनों में अंतर है। यदि केवल तनु HNO3 लेंगे तो नाइट्रोबेंजीन एक पर अभिक्रिया। यदि हम किसी लेंगे सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 तो दो समूहों पर अभिक्रिया होगी, यहाँ और यहाँ। और यदि हम क्या ले लेंगे सधुम HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 तो तीनों पर अभिक्रिया हो जाएगी। क्लियर है? तो बनने वाला उत्पाद एक जगह NO2 जुड़ेगा, दो जगह जुड़ेगा या तीनों जगह जुड़ेगा, किस पर निर्भर करेगा? नाइट्री कारक कर्मक के रूप में। जो नाइट्री कारक आपने डाला है उसके ऊपर निर्भर करेगा। भैया खड़े हो ना आप। हाँ इसकी रिएक्शन यही क्यों की है, यहाँ क्यों नहीं की? यहाँ भी तो जोड़ सकते थे इसको। जुड़ जाएगा। हाँ भैया ना जोड़ो तो ना जोड़ो। चलो कोई बैठे बैठे बैठे। देखो बेटा जब हमने एक जोड़ दिया ना तो अब इसके सापेक्ष ही जुड़ता है। अब सुने आप, देखो जब व्यंजन पर कोई समूह नहीं है तो पहला समूह आप कहीं भी, जैसे कि मैंने इसको जोड़ दिया, आप इसको यहाँ 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 कहीं भी, लेकिन जब ये पहला जुड़ जाएगा तो अब ये दूसरे समूह को जोड़ने के लिए पहला समूह जुड़ सकता है और ये निर्भर करेगा कि आपने कौन सा समूह जोड़ा। अब हमने क्या जोड़ा था NO2, पहला समूह NO2। ऐड O2 मेटा निर्देशी समूह, यानी कि इसके सापेक्ष अभिक्रिया केवल कहाँ होगी? मेटा समूह पर। तो ये यहाँ पर इस अभिक्रिया को कहाँ निर्देशित करेगा? मेटा पर। तो इसका मेटा यहाँ है तो यहाँ अभिक्रिया करेगा या यहाँ करेगा। तो केवल इसके सापेक्ष NO2 के सापेक्ष इस पर और इस पर दो ही जगह अभिक्रिया हो सकती है, इसलिए एक बार इस जगह जुड़ती है, एक बार इस। बात आई समझ में? तो क्या होगा यहाँ पर कि जब हम HNO3 से अभिक्रिया करेंगे तो HNO3 की स्थिति के आधार पर यहाँ मेटा निर्देशित समूह पर अभिक्रिया लिख लो। इसी की जगह यदि हम पहले इसमें OH जोड़ देते तो OH कैसा समूह होता? ऑर्थो और पैरा। तो फिर ये ऑर्थो या पैरा पर, लेकिन अभी ये NO2 कैसा? मेटा निर्देशित, इसकी मेटा पर भी। लैंग्वेज में लिखाने की जरूरत है तो देखो पहले या देखो पहले लिखाओ। बिल्कुल वर्णीय, क्योंकि इसमें कोई दोहराई नहीं।
ठीक है। और उसका विशेष ध्यान रखना है, पैसा नहीं मिलने लगा तो सब पूरी स्कॉलरशिप का समय जाए। अभी एक बच्चा था शायद भरतपुर से, उसकी बोर्ड में 98.6%, तो बेचारे ने बीएससी करते समय उसकी 62% रहती। ठीक है, फर्स्ट ईयर। तो आप ध्यान रहे कि बीएससी और 12 दोनों में जमीन आसमान का। आप में से कई बच्चे ऐसे बीएससी आगे के बाद मैंने पढ़ाई बंद कर दी, ऐसा मत करो भैया। बीएससी का रिजल्ट लास्ट फाइनल जब आप पहुंचते हो ना तो 40% रह जाता है। 60% बच्चे बीएससी करने वाले वहीं की वहीं खत्म हो जाना। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखें। उसी तरीके से आपके पेपरों में बैठ लग रही है, 2 के पास होने तो पास मार्क्स आ जाता है। बस तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारे साथ ही भगवान सबका है, जब कहीं हम कह रहे हो। और अब फिर आसो गहलोत जी ने कोरोना के बाद निकाल दिए थे, तब वो धीरे 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 बढ़ा लिया बाहर है। 10 बार की बनाने का तब जाके लेकिन फिर भी बेटा प्रमोट हो रहे हो या क्या हो रहा है उस बात की बात नहीं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, जब आप में नॉलेज ही नहीं रहेगी तो बीएससी के बाद आप, ठीक है। और बीएससी सेकेंड ईयर के बाद आप अपने आप को आगे क्या करना चाहते हो उसमें मोटिवेट करना स्टार्ट करो, उसमें आप अपने आप को परिवर्तन स्टार्ट। ठीक है, आपको ये शायद पता होगा कि आईआईटी जेम्स का फॉर्म भरा जाता है, भरा कब जाता है, वो लगभग आपका सितंबर और अक्टूबर के बीच में आता है। थर्ड ईयर में ही भरना आपका है। 2 बार या पेपर दे सकते हैं, थर्ड ईयर के साथ और एक थर्ड ईयर के बाद। उसके अलावा एग्जाम नहीं दे सकते। ये थर्ड ईयर के बाद आप एक ही साल और वो कंटिन्यूटी में आपने गैप दे दिया तो आप पेपर नहीं दे सकते। एग्जाम आपका होगा उसका आईआईटी जेम्स फरवरी में एग्जाम हो जाता है आपका। और दूसरी चीज, आपको उसमें केवल वही सब्जेक्ट आती है जो आप किसी बच्चे की मैथ अच्छी है और उसमें मैथ तो मैं भी मैथ पढ़ाऊंगा, फिजिक्स चूज किया तो फिजिक्स चूज करोगे, केमिस्ट्री चूज करोगे केमिस्ट्री, जूलॉजी बॉटनी आईआईटी जेम्स में नहीं, केवल 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है, अपना लक आजमाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी बच्चे पास हो जाते, उसका रिजल्ट शायद 15% जाता है, बहुत कम रिजल्ट जाता है। और परसेंटेज भी उसमें जो पेपर होता है ना उसकी कट ऑफ भी बहुत कम जाता है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा जाता है। कट ऑफ भी आप ये मानो करीब 36% के आसपास कट ऑफ का परसेंट आता है। पेपर टफ आता है, इजी नहीं आता। अपने आप को उसी तरीके से आगे लेके चलो जैसे आपको जो करना। किसी बच्चे को एमएससी करनी है तो धक्के मारी से एमएससी मत करो, एमएससी कॉलेज मंगला एमएससी कर ना पढ़ रहे ना कुछ कर रहे वैसी कहानी चल रही है। एमएससी करना प्रॉपर अच्छी है, इसकी वैल्यूएशन आपकी वो आपको नॉलेज, ठीक है। और ज्यादातर जगहों पर एमएससी के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा आपको, तभी आपका ऑफर है एमएससी के। केवल अपने या भरपूर हो गया यहाँ है, बाकी सभी जगह एंट्रेंस एग्जाम बना, एंट्रेंस एग्जाम के आपको एमएससी में एडमिशन। ठीक है, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी, अब आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में से 2 जगह अलग 2 तरीके से आपको एमएससी, एक कैंपस से और एक बाहर से। आप किसी भी कॉलेज से कर लो, कई सारे कॉलेज वहां वो एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे लेती हैं तो ले जाएंगे वहां पर साइड। लेकिन प्रॉपर यूनिवर्सिटी से करनी है तो प्रॉपर एग्जाम, ठीक है। बीएचयू से कीजिए, मतलब रेपुटेटेड ऐसी चीजें जहां आपको नॉलेज मिले और आप कुछ आगे के लिए तैयार। और उसके लिए बेटर नहीं है कि आप थर्ड ईयर में उसको सर्टिफिकेशन करें जो कुछ आपको
आपको बीएड करनी है तो बीएड के अकॉर्डिंग, क्योंकि तुम 80% बच्चा तो बीएड करना, 80% बच्चे हो आप तो अभी तो बच्चों मना करते होंगे, लेकिन अंदर तुम्हें पता हो बीएड ही करना। वैसे जिस बच्चे को आगे लंबी दूरी तक पढ़ना है वो पहले बीएड मत करना, गलती से पहले बीएड मत करना। बीएड करने के बाद आपकी पढ़ाई बिल्कुल खत्म हो जाएगी, 2 साल का गैप आपको मिलेगा और 2 साल में आपकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी। ठीक है, एक नया जो नए जो रूल्स आ गए हैं वो आपको पता होता है, आप बीएड रेगुलर कर सकते हो, बीएड के साथ एमएससी साइंस ओपन का मतलब ओपन यूनिवर्सिटी, और दोनों वैलिड है एक साथ, तो आप उस काम को भी कर सकते हो, आपके 2 साल लग जाएंगे। ठीक है, बीएड किसी भी आप रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लीजिए, आपको दोनों करनी है, और ओपन यूनिवर्सिटी जैसे बीएमओयू, अब बीएमओयू में भी एमएससी के लिए एंट्रेंस एग्जाम कर दिया, पहले वहां भी निकाला। ठीक है, तो वहां आपको वो एंट्रेंस एग्जाम निकल के आपको एमएससी, और वो आपके दोनों चीजें आपकी वैलिड है। ठीक है भैया, तो वो दोनों चीजें आप जैसे भी करना चाहे वो आप ध्यान रखें, लेकिन यदि कोई भी बच्चा दोनों चीजें साथ कर रहा है तो वो दोनों चीजें साथ करने का थोड़ा सा पैटर्न बदल देगा, जैसे उसको कभी भी करना है। बीएमओयू या कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी है उसके एग्जाम साल में 2 बार, एक जून सेशन कहलाता है और एक दिसंबर सेशन। तो आप एमएससी में एडमिशन जो वो जून सेशन में मत लेना, आप दिसंबर में करें। जैसे आपके बीएड के प्लस एमएससी के दोनों के पेपर एक साथ नहीं हो सकते, आप दोनों को जून में ले लोगे, जून में एग्जाम बीएड के होंगे आपके और जून में ही एग्जाम एमएससी, दोनों एक साथ, फिर आपको परेशानी। ठीक है, ओपन में बस प्रॉब्लम ये होती है एक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज आपको नहीं, ये फैक्ट है। दूसरी बात, आपको खुद पढ़ना है तो जो आप पढ़ोगे वही आपकी नॉलेज है, कोई आपको पढ़ाएगा, तो वो एक ड्रॉबैक है। ठीक है भैया, तो आप जो भी आप करना चाहे बेटर तरीके से 3rd ईयर में आपको मतलब सोच करके वो ये ठीक है। तो नेक्स्ट बताओ क्या करना है, आगे बात क्लियर भैया। नेक्स्ट इसमें देखो, ठीक है, नाइट्रीकरण की अभिक्रिया नाइट्रीकरण की अभिक्रिया नाइट्रीकारक की प्रकृति पर निर्भर करता है, नाइट्रीकारक की प्रकृति पर निर्भर करता है। समूह HNO3 की उपस्थिति में, समूह HNO3 की उपस्थिति में मोनोनाइट्रो यौगिक बनती है, मोनोनाइट्रो यौगिक बनती है, जबकि सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4, जबकि सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में डाइनाइट्रो यौगिक, डाइनाइट्रो यौगिक, जबकि समूह HNO3 तथा सांद्र H2SO4 तथा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में
पॉलीनाइट्रो यौगिक बनेगा। पॉलीनाइट्रो यौगिक बनेगा। ठीक है भाई। तीसरा, नाइट्रीकृत होने वाले पदार्थ की प्रकृति। नाइट्रीकृत होने वाले पदार्थ की प्रकृति। आप इसमें काम कर सकते हो कि तनु के साथ सांद्र भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें H2 को नहीं मिलाना है, तो अभिक्रिया ये है, क्या सांद्र हो चाहे तनु। हाँ, नाइट्रीकृत होने वाले पदार्थ की प्रकृति। देखो भाई, मैंने दो प्रकार के पदार्थ लिए। पहला पदार्थ कौन सा ले लिया, बेंजीन, और दूसरा पदार्थ हमने कौन सा ले लिया है, फिनॉल। फिनॉल की भी अभिक्रिया किससे करनी, सांद्र HNO3 से। अब सांद्र HNO3 से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये पिक्रिक। तो क्या हुआ कि ये एक ही जगह अभिक्रिया करेगा या फिर सभी जगह अभिक्रिया करेगा, पॉलीनाइट्रो बनेगा या एकल नाइट्रो बनेगा, ये किस पर निर्भर करेगा, और नाइट्रीकृत होने वाले पदार्थ। फिनॉल में OH समूह सक्रिय कारक समूह होता है, और सक्रिय कारक है, इसलिए क्या किया इसने, बेंजीन वलय की क्रिया बढ़ा दी, और बेंजीन की सभी स्थितियों पर, और वो सभी स्थितियों पर अभिक्रिया। जबकि हमने बेंजीन लिया था नॉमिनल था, कोई मतलब नहीं, केवल एक बात क्लियर भैया, तो लिखें। ठीक है, नाइट्रीकृत होने वाले पदार्थ में यदि बेंजीन वलय पर सक्रियणकारी समूह जैसे OH, NH2, बेटा बॉन्ड बनाते हुए, बॉन्ड OH, बॉन्ड NH2, बॉन्ड CH3 आदि जुड़े हुए तो बेंजीन वलय की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, तथा अब क्या हुआ, क्रियाशीलता बढ़ गई, और उसके अलावा तथा HNO3 की उपस्थिति है, पॉलीनाइट्रो यौगिकों का निर्माण। तथा HNO3 की उपस्थिति में पॉलीनाइट्रो यौगिकों का निर्माण। देखिए भैया, इसको लिख लो एग्जाम्पल को बोर्ड पर से, बाकी का मंडे को।